मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे यूट्यूब पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। Hello everyone, my name is Sonali Singh. I have secured rank 32 and post of Deputy Collector in UP PCS 2024. मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट में दे देती हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तराखंड, काशीपुर उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। मेरी स्कूलिंग वहीं से ही हुई है, काशीपुर से। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा HBTI कानपुर से हुआ है। उसके बाद मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की है, जिसमें फ़र्स्ट अटेम्प्ट में PCS के 2018 एग्ज़ाम ईयर में मुझे फूड सेफ्टी ऑफिसर की रैंक मिली थी। सेकेंड अटेम्प्ट में असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़, और उसके बाद इस अटेम्प्ट में SDM मिला है। पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। दिस टाइम आई हैव स्कोर्ड 112 इन प्रीलिम्स ऑफ यूपी PCS। तो इसमें मैंने जो मेन फोकस में करती थी वो ज्योग्राफी और साइंस पे करती थी, क्योंकि इससे मैक्सिमम वेटेज भी रहता है, और घटना चक्र एक सोर्स है, उससे आप अपना पूरा ज्योग्राफी और साइंस कर सकते हैं। इसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार दोनों घटना चक्र करके अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे आपका ज्योग्राफी और साइंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री हो गया, वो NCERT से की है मैंने, एनवायरनमेंट शंकर IAS से। इकोनॉमिक्स के कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं PCS में एज़ कम्पेयर टू UPSC। तो मृणाल के जो मैंने वीडियोस किए थे अपने नोट्स से रेफ़र किए, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो करंट अफेयर के लिए हम लोग पढ़ते हैं उससे किया था। इसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। वो थोड़े मार्क्स फेचिंग होते हैं, जैसे सेंसस के क्वेश्चंस आते हैं, वो एग्रीकल्चर डेटा हो गया। उसके अलावा आपके ये जो यूपी स्पेशल आते हैं वो 4-5 ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेगा। करंट में जो ई दृष्टि की बुक आती है मैंने वो की थी, और मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया था, बिकॉज टाइम इतना नहीं मिलता है कि मल्टीपल सोर्सेज आप फॉलो कर सके, तो मैंने ई दृष्टि की करंट के लिए की थी। इसके अलावा जितने भी स्टैटिक पोर्शन बचता है वो मॉक से कंप्लीट हो सकता है, तो मैंने मॉक्स बहुत एक्सटेंसिवली लगाए थे। किसी भी कोचिंग के आप मॉक्स ले लीजिए और मॉक्स बिल्कुल लगाइए, और PYQ करने हैं। PYQ मस्ट है। 1994 से लेके टिल डेट तक एक शिल्पी की बुक आती है, मैं हमेशा वही रेफ़र करती हूँ। हर बार उसका 2-3 टाइम्स जितना मल्टीपल एक्सटेंसिवली आप रिविज़न कर सकते हैं वो करिए, और इससे प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाती है। प्रीलिम्स में जो एक और चीज़ आती है कि अटेम्प्ट कितना करें। इस पे बहुत डिबेटेबल ये टॉपिक रहता है कि अटेम्प्ट कितना करें। आप ट्राई कीजिए कि आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट जितने भी मैंने अटेम्प्ट दिए हैं उसमें से शायद एक ही अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ था प्रीलिम्स का, जिसमें भी 2 मार्क्स से रह गया था। अदरवाइज़ मेरे सारे प्रीलिम्स निकले हुए हैं। तो इसमें आप अटेम्प्ट जितना कर सकते हैं करिए। इस बार भी मैंने एग्ज़ाम में 135 अराउंड किया था, उससे निकल गया प्रीलिम्स, और मैं 25 का भी मेंस दे रही थी, और उसके प्रीलिम्स में भी आई हैव अटेम्प्टेड अराउंड 140 क्वेश्चंस। तो आप जितना एक्सटेंसिवली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो करिए। अब हम मेंस पे बात कर लेते हैं। मेंस पे जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं कुछ स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, और मुझे लगता है उस पे ज़्यादा फोकस करने से आपको एक एज मिलेगी एग्ज़ाम में। 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, उसमें ऐसे हो गया, GS5 और GS6। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम मेहनत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसे में आप सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आप लिखिए। आप डरिए मत कि आप लिख नहीं पाएंगे या कैसे होगा आगे। आप स्टार्ट कीजिए अपना ऐसे, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि कोहेरेंसी पे ध्यान दीजिए। हम लोग कोहेरेंट नहीं हो पाते क्योंकि सिर्फ 700 वर्ड्स का आता है, तो उसमें हम बस मल्टी डायमेंशनल होने का ट्राई करते हैं। होना है, लेकिन आप 10-12 डायमेंशन से अच्छा है कि आप 4-5 डायमेंशन जो बहुत रेलिवेंट है उस टॉपिक से
उस पे आप ध्यान से लिखिए और उसे कोहेरेंट करने के लिए ट्राई कीजिए। उसके बाद सेकंड है कि आप कोट्स का इस्तेमाल कीजिए। मैंने हमेशा इंट्रोडक्शन में कोट से ही स्टार्ट किया है, कोई एआई में हो या फिर कुछ छोटा सा पोएम 4 लाइन की आप स्टार्ट करिए उससे, और कंक्लूजन में भी आप कोट डाल सकते हैं। मैंने ऐसे के बीच में भी 3-4 हेडिंग, जब मैं कोई भी डायमेंशन नया स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें भी आई हैव यूज्ड कोट्स, और शॉर्ट कैची से, मतलब जब आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे रहे हैं तो आप थोड़े से लंबे कोट डाल सकते हैं 3-4 लाइन के पोएम टाइप से। लेकिन अगर आप बीच में यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक लाइन के बहुत कैची से फ्रेजेस है, आप गूगल करिए हर टॉपिक्स पे PYQ के जितने भी थीम वाइज आए हैं, उससे आपका ऐसे अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं GS5 और GS6 से। GS5 और GS6 के लिए मैंने अध्याय IAS की बुक है वो रेफ़र की थी, और एक PDF है PCS सिंप्लीफाइड करके। इन दोनों को मिला के मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे और उसे ही प्रिपेयर किया था। इसमें आंसर राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है। GS5 और GS6 में हमें ये याद रखना है कि हम यूपी स्पेसिफिक बहुत रहे। जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो आपको लग रहा है कि जनरल सेंस में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे यूपी के कॉन्टेक्स्ट में ही रखें। यूपी के एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए, फ्लो चार्ट यूज़ कीजिए। यूपी का मैप आप जितना एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं करिए, उसका मुझे बेनिफिट भी मिला। GS6 में आई हैव गॉट 126 और GS5 में आई हैव गॉट 108। मैंने बहुत एक्सटेंसिवली जहाँ भी मुझे लगा कि यूपी का मैप बन सकता है मैंने यूज़ किया है। फ्लो चार्ट्स यूज़ कीजिए और डेटा अच्छा यूज़ कीजिए, यूपी स्पेसिफिक डेटा यूज़ कीजिए। यूपी की एक बुकलेट आती है 8 ईयर्स ऑफ ऐसे यूपी का आई थी, जिसमें पूरा गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है 8 साल में, क्या क्या प्रोग्रेस थी, वो वाला आप यूज़ कीजिए। तो उससे आपको एक बहुत बेटर मिलेगा आपको स्ट्रैटेजी, और उसका मतलब उसका रिज़ल्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। मेंस के लिए और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लिखें, आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिखें। आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। थोड़ा सा जब आप हर चीज़ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो इस चीज़ पे ट्राई कीजिए कि आप लिखें। ये मत सोचिए कि आप एक बहुत ही परफेक्ट आंसर से ही स्टार्ट करेंगे। आपको जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आप लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने हमेशा आंसर राइटिंग पे बहुत ध्यान दिया है। हर बार मैंने एग्ज़ाम के पहले टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, सारे टेस्ट दिए हैं उसके बहुत मतलब सीरियसली, और उसका आपको रिज़ल्ट मिलता है, आपको अपनी कमियां पता चलती हैं, आपको एक बेटर गाइडेंस मिलता है। इस एग्ज़ाम के लिए अभी लास्ट ईयर जो मैंने फोरम IAS की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, वो बहुत अच्छा गाइडेंस मिला, और उससे ही आपकी जो कमियां हैं वो भी पता चलती हैं और आप इम्प्रूव करते हैं। और आप मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं करते हैं तो आप डेली, मैंने फुल टेस्ट लगाए थे, मैं फुल टेस्ट की ही प्रैक्टिस करती थी डायरेक्ट। मैं ये दिन के 2 आंसर और दिन के 5 आंसर्स ये नहीं कर पाती थी, तो आई हैव डन फुल टेस्ट सीरीज़ एट वन टाइम। अब थर्ड स्टेज पे आते हैं जो कि इंटरव्यू स्टेज होता है। मेरे हिसाब से इंटरव्यू जो पूरा गेम है वो कॉन्फिडेंस का है। इसमें आप ये जो नॉलेज टेस्ट है वो मेंस में हो चुकी होती है, प्रीलिम्स और मेंस के स्टेज में। अब वो आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो 2-3 पॉइंट्स हैं। आप हम्बल रहिए, आपका एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए जितने भी इश्यूज चल रहे होते हैं, हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, और हम्बल रहिए, आप प्रेजेंटेबल दिखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आप इतना प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए, मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैंने 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं और फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे 75 मार्क्स थे, इस बार मुझे 73 मार्क्स मिले हैं। तो जो भी वो क्वेश्चन पूछें आपसे, वो थोड़ा सा शायद आपको ग्रिल करने की कोशिश करते हैं स्टार्ट में, लेकिन आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, आप बहुत कामली आंसर करिए और बहुत अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, और उतना ही चाहते हैं वो, इससे ज़्यादा आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो बहुत बच्चों को ये रहता है कि बिना कोचिंग के क्या हो सकता है कि नहीं, हमारे फैमिली में कोई नहीं है, हमें गाइडेंस की दिक्कत है। देखिए शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में से कोई भी सर्विसेज में नहीं था और काफ़ी लेट ही पता चला मुझे भी कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, सेल्फ स्टडी किया है सारा। तो यूट्यूब से काफ़ी हेल्प मिलती है। आप देखिए, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, उसमें कर सकते हैं। जॉब के साथ कैसे करना है उस पर मैं बात करूँगी। 10 to 5 जॉब है, उसे आप कीपिंग आवर्स है वो कट करने पड़ेंगे। जॉब के बाद आपको 4-5 आवर्स ही मिलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है। तो आप अपने स्लीप आवर्स कट करिए। सेकंड, कोई सोशल लाइफ नहीं थी मेरी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, 4 साल तक यही था।
उसके बाद बस एक आप कंसिस्टेंट रहिए, मुझे ऐसा लगता है। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ 4-5 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कभी आपने 4 घंटा पढ़ लिया, जब हॉलीडेज़ हैं तब आप घर नहीं गए, आपने थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया, 4-5 घंटे उसे और खींच लिया उस दिन में। और जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो कभी 15 मिनट भी हुआ तो 15 मिनट पढ़ लिया, कभी 3 घंटे हुए तो 3 घंटे पढ़ लिया। एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सा टफ हो जाता है आपको और उसके लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आप दिन के 4 घंटे आप कंसिस्टेंटली दीजिए, इसमें सारा हो जाता है। एक सपोज से मोटिवेशन क्या रहता है, मुझे ऐसा लगता है मोटिवेशन मेरे फादर्स के वर्ड थे, उन्होंने मुझे बोला था 3 वर्ड्स में, त्याग, तपस्या, धैर्य। यही एक मोटो था कि इसको सस्टेन करना है। और जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आई वाज एट वेरी लो पॉइंट ऑफ माय लाइफ, तो उससे ये हुआ कि अब तो इसके आगे ही जाना है, इससे नीचे क्या ही जा सकते हैं। तो ये आप करते रहिए और मुझे लगता है मेहनत करते रहिए। समय थोड़ा सा ख़राब होता है, लेकिन अपने आसपास को फैमिली को रखिए, फ्रेंड्स को रखिए, ऐसे सपोर्टिव फ्रेंड्स को रखिए जो आप पे ज़्यादा भरोसा करते हैं आपसे, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी इतनी टफ़ हो जाती है, आप अकेले रह जाते हो, लोनली फील करते हो, तो कुछ ऐसे लोग आपके आसपास होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब आप सेल्फ डाउट में जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं, मेंस फेल होना, फिर प्रीलिम्स फेल होना, तो ग्राफ डाउन ही जा रहा था, तो उसके बाद आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसलिए बहुत थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए, थोड़ा अच्छे लोगों के साथ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और इससे मुझे लगता है मेहनत करने से चीज़ें हो जाती है। प्रीलिम्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि करंट इतना वास्ट है, तो उसमें से भी कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो कम टाइम में ज़्यादा नंबर फेच होते हैं, जिससे वो हो जाते हैं इंडेक्स आपके जो डिफरेंट आते हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो कर लीजिए। जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं करंट में, जो हर बार होते हैं। आप जब PYQ एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि कुछ करंट अफेयर की थीम्स हैं जो हर बार रिपीट होती है, तो आप इन सारे उस पर करिए। और मेंस में एक और चीज़ है कि आप जब आंसर राइटिंग करिए उसमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए, आप अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, आप जितना फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स और जितना प्रेजेंटेबल आप अपने आंसर को बना सकते हैं वो बनाइए। स्पीड पे काम कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जिस दिन आंसर पूरा आप फुल टेस्ट लेने बैठेंगे, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। जब मैं फर्स्ट टेस्ट लिखने बैठती थी आई यूज़ टू गिव 16-17 क्वेश्चंस। उसके बाद जब आप 3-4 फुल टेस्ट दे देते हैं तो आपका एक हाथ सेट हो जाता है, आपकी स्पीड अच्छी आ जाती है, तो फिर आप 20 क्वेश्चंस फुल कवर करने के उसमें रहते हैं। मेंस में जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं UPSC की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा उसी माइंडसेट में होते हैं। इसके क्वेश्चंस थोड़े से आपको एक अलग फ्लेवर के दिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से पढ़िए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। मैं 11 to 20 क्वेश्चन जो 12 मार्कर्स होते थे वो पहले अटैम्प्ट करती थी, और ये 1 hour 45 minutes में मैं ट्राई करती थी कि ये 11 to 20 वाले 12 मार्कर्स मैं कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद 1 hour 15 minutes को मैं देती थी 8 मार्कर्स के लिए, और ऐसे मैं अपनी स्पीड भी मेंटेन कर लेती थी और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखते थे। एक मिथ है कि पेपर बहुत इस बार टफ़ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से GS 1 to 3 सही आए थे, इस बार बहुत GS 4 आई गेस थोड़ा सा टफ़ हो गया था सबके लिए, क्योंकि GS 4 में रिपीटेड थीम्स आ रही हैं। एक ही रिपीट थीम पे आपको 3-4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हर एक जो हमारे पास थीम है एथिक्स के सिलेबस में, उसके लिए आप 3-4 एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल रेडी रखिए। जैसे एक आप माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल आप रेडी रखिए, एक स्पोर्ट्स में रखिए, एक मूवी में रखिए, एक आपने कुछ अच्छा सा फ़िलॉसफिकल आपने कोट देख रखा है वो कंप्लीट करिए। उससे आपको एक बहुत एज मिलेगी एथिक्स में, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं। रिपीटिशन जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा एथिक्स में। मेरा जो इंटरव्यू का बोर्ड था वो हरीश प्रताप सिंह सर का बोर्ड था, और उन्होंने पहले मेरे जॉब से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि MSME क्या है और कौन सी स्कीम्स हैं, CM युवा क्या है, ODOP स्कीम्स क्या है। और फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके जहाँ पे भी आप पोस्टेड हैं वहाँ के CDO का क्या नाम है। तो हम लोग अनमूनन CDO सर ही बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ा फंबल कर गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा 1 सेकेंड लिया था, तो वहाँ ये स्टार्टिंग का ही हो गया था, तो आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं कि आप शुरू के क्वेश्चन नहीं बता पाए।
पर अपने आप को बहुत काम रखिए और ऐसी सिचुएशन में बहुत पेशेंटली आप अपने आंसर्स दीजिए, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं आप डायरेक्टली बोल दीजिए सॉरी सर मैं नहीं सोच पा रही हूँ या सोच पा रहा हूँ इस समय, और आगे बढ़ जाइए। जो क्वेश्चन आते हैं आप बहुत कॉन्फिडेंटली बताइए। मुझसे नेपाल के बारे में पूछा था, उस टाइम पे गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही थी तो नेपाल के फ्यूचर के बारे में पूछा था कि कैसा आप देखती हैं, क्या है। विमेन के बारे में मुझसे पूछा था कि आप के जो डिपार्टमेंट की इतनी सारी स्कीम्स हैं तो उसमें आपने विमेंस के लिए कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट करवाए हैं एम्प्लॉयमेंट में। इसके अलावा मुझसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे थे कि गीज़र्स कहाँ पे देखे हैं आपने, और फुट हिल्स कहाँ, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में जो हिमालयन फुट हिल्स पे आती है। इस टाइप के बहुत मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस थे, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए। और एक अभी इस टाइम पे डिबेट चल रही थी कि स्वीट्स किसको मिले हैं, स्वीट्स किसको नहीं मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया है या पैरामीटर है कि स्वीट मिलने पे होता है और स्वीट मिलने पे नहीं होता है। लेकिन आप बस कॉन्फिडेंट रहिए, ये गेम पूरा कॉन्फिडेंस का ही है। हम्बल रखिए, अपने बैलेंस ऑफ ओपिनियंस रखिए। अगर वो थोड़ा सा आपको ग्रिल कर रहे हैं तो भी आप अपना काम बनाए रखिए। आपको एग्रेसिव नहीं होना है, अग्रेशन नहीं शो करना है, बिकॉज आप जब सर्विस में जाएंगे तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी सिचुएशन और चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि गुस्सा आएगी, लेकिन आपको अपना वहाँ पे भी पेशेंस बना के रखना है, बहुत अच्छे से बात करनी है। तो वही वो टेस्ट करते हैं, वही आपका वो पेशेंस और पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ये 5th अटैम्प्ट था, तो जर्नी एक तरीके से बहुत लंबी हो गई थी। हालांकि फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में मुझे सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन ये वाले में बीच में मैंने मेंस और प्रीलिम्स और हर तरीके के फेलियर देख लिए थे। इसमें कंसिस्टेंसी ऐसे बनाए रखना है, आपको अपने आप को ही समझाना पड़ेगा कि हमने कुछ गोल सोचे थे अपने दिमाग में कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो उससे भटकना नहीं है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा नहीं होगा। आते हैं हर बार दिमाग में यही आता है कि कितना पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ग्राफ और डाउन चला जा रहा है। लेकिन आप अपने मन में बना के रखिए, थोड़ा सा इसमें पेशेंस बना के रखिए। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे फादर के 3 वर्ष से त्याग, तपस्या और धैर्य, तो इसमें तपस्या मेन हो जाता है और धैर्य। और त्याग तो हम कर ही रहे हैं हर चीज़ का, हम सोशल लाइफ का त्याग कर रहे हैं, हम हर चीज़ का त्याग कर रहे हैं। तो आप बस अपने आप में बहुत विश्वास रखिए और होगा। आप देखिए, आपने पहले के भी सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, कोई भी एक ऐसे टॉपर नहीं होगा जिनका बहुत स्मूथ जर्नी रही होगी। हमेशा अप डाउन से ही निकलते हैं लोग, तो मेहनत से आखिर तक में हो जाता है। तो आप बस लगे रहिए और अच्छे से दीजिए पेपर, जिससे हो जाए। आंसर राइटिंग में जब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज़ में भी होता है कि कोई कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है, तो वो कैसे आपको हैंडल करना है। उसमें आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है अंडर द सन कि हमें कुछ ना आता हो। आप अगर आपको उस क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा है तो आप थीम देखिए कि वो किस थीम पे आया है। अगर वो साइंस एंड टेक की थीम है तो उस पर एप्लीकेशंस पूछते हैं, तो उसमें आप एप्लीकेशंस देख लीजिए कि किस किस सेक्टर में वो एप्लीकेशन आएगा। जैसे एक इस बार क्वेश्चन आया था, कुछ मिसाइल के करके आया था, एक मिसाइल पूछा गया था, तो उसमें आपको नहीं आता है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि इंडिया के पास क्या क्या है। उसके बाद फिर उसके डायमेंशंस आप तोड़ दीजिए कि अगर वो हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी तो कैसे कैसे हमें हेल्प करेगी। और उसके बाद कंक्लूजन आप एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक उस पर ले जाइए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप इतना भी लिख लेंगे तो आपको कुछ मार्क्स फेच हो जाते हैं, रादर देन आप पूरा पेपर छोड़ दें। और एक मेरी जो आंसर राइटिंग अप्रोच थी वो पॉइंटर्स में ही थी। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखती थी, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मेनली मेरा डेटा बेस्ड होता था कि कोई मैंने हर जो भी जितनी भी थीम्स हैं PYQ की देखी थी, GS 1, 2, 3, और इसमें मैं ट्राई करती थी कि मेरे पास हर चीज़ के लिए एक कोई ना कोई डेटा हो। अगर पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं यूपी की पॉपुलेशन जो अभी है वो, या प्रोग्रेशन फ्यूचर में क्या है, वो लिखती थी। अगर पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ रहा है तो पॉवर्टी का परसेंटेज इस टाइम पे कितना है। कोई इंडेक्स आप कोट कर सकते हैं कि HDI इंडेक्स में कितना अभी रैंक है इंडिया का, और इस टाइप से मैं डेटा वाइज करती थी। और उसके बाद जो बॉडी रहती थी, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसमें देखिए कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। हर पार्ट को आप आंसर करने के लिए ट्राई कीजिए और उसके बाद उन्हें पॉइंटर्स में लिखिए। ट्राई कीजिए कि जितने भी पार्ट है उसमें से आप 5-6 पॉइंट लिखिए और हर पॉइंट के साथ उसको सब्सटैंशिएट करिए अच्छे एग्जाम्पल और डेटा के साथ। इससे आपको बहुत एक एज मिलती है और आपका कंटेंट भी दिखता है। आप कभी भी शॉर्ट
नहीं पढ़ेंगे कंटेंट से। और कंक्लूजन में आप ट्राई कीजिए कि आप आर्टिकल्स यूज़ कीजिए, SDG गोल्स यूज़ कीजिए, कोई कैची फ्रेजेस यूज़ कीजिए, फ्यूचर प्रोग्रेशन में एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखिए, और वहाँ से आप अपना आंसर जब एंड करेंगे तो आपको कुछ 0.51 मार्क्स का एज आपको हमेशा मिलेगा। तो ये आंसर राइटिंग आपको, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये एक दिन में नहीं आ जाएगा कि आपने सोचा और आंसर लिख लिया, ये प्रैक्टिस से आता है। आप यूज़ टू हो जाते हैं वो सारे पॉइंटर्स यूज़ करने के लिए। और इसके अलावा आप चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी पे आप थीम्स डालेंगे, कोई भी आप थीम डालिए और उस पर कहिए कि गिव मी द इंट्रोडक्शन ऑन दीज थीम, वो आपको बहुत 4-5 बहुत वेरियस तरीके के इंट्रोडक्शन देगा। आप अपने हिसाब से आपका जो जॉनर है, आपको जो लगता है वो यूज़ करिए। मैंने चैट जीपीटी रिवीजन के लिए बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था कि जैसे मैं ऑफिस में हूँ, अगर थोड़ा ही 5-10 मिनट का टाइम मिल रहा है तो मैं वो रिवाइज़ कैसे करूँ इतना सारा। तो मैंने मतलब प्रॉम्प्ट देती थी चैट जीपीटी में कि ओके नाउ वी विल रिवाइज सम टॉपिक्स ऑफ GS2, काइंडली गिव मी क्वेश्चंस कि GS2 में व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कैन कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो 4-5 क्वेश्चंस आपको टॉपिक में देगा। जब वो 4-5 क्वेश्चन आपको टॉपिक में देगा तो फिर आप ट्राई कीजिए कि आप सिर्फ उसमें इंट्रो लिखिए और उससे चेक करवाइए कि इवैल्यूएट दिस आउट ऑफ 5। वो जो भी 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप पाँचों के पाँचों इंट्रोडक्शन आपको आप सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इंट्रो क्या लिखूंगा। पूरा आंसर आपको नहीं लिखना है चैट जीपीटी में, आप सिर्फ इंट्रो लिख के उससे चेक करवाइए, तो वो खुद ही बताएगा आपको कि 3 on 5 आ रहे हैं, आपके 4.5 on 5 आ रहे हैं। तो आप जितना अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे आपको भी समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। तो इससे आपका रिविजन भी हो जाता है, क्योंकि जब वो क्वेश्चन देगा तो आप अपने थॉट से आप उसमें लिख रहे हो और आपका इवैल्यूएशन भी साइड बाय साइड हो जाएगा। ऐसे ही सेम आप कर सकते हो कंक्लूजन के लिए। आप उसमें डालो कि गिव मी 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, 5 से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा इजी रहता है। 5 क्वेश्चंस ऑन सम टॉपिक्स ऑफ GS3, जैसे एनवायरनमेंट के लिए या डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे आप ट्राई कीजिए और उस पर आप कंक्लूजन लिखिए। वो जो भी क्वेश्चंस दे रहा है बेस्ड ऑन PYQ थीम्स, आप वो क्वेश्चन देंगे आपको 5, आप अपने कंक्लूजन्स उस पर लिखिए और फिर देखिए कि वो आपको इवैल्यूएट कैसे कर रहा है, किस टाइप के जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं उस पर कितना अच्छा आपको वो मार्क्स दे रहा है, उसके हिसाब से आप इम्प्रूव कीजिए। तो आपका रिवीजन और इवैल्यूएशन दोनों साथ साथ हो जाता है। तो मैंने चैट जीपीटी को ऐसे यूज़ किया था। मेंस के लिए जो बुक लिस्ट होती है, एससी के लिए एज सच कोई बुक लिस्ट नहीं है। एक आप PDF या कैची फ्रेजेस आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। आप गूगल करिए, जो भी थीम्स है हमारी PYQ की, उस पर आप अपना एक सेट बना के रखिए। और हिंदी के लिए हिंदी, मैं इंग्लिश मीडियम हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मार्क्स हिंदी में एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मैं ग्रामर पे मैंने बहुत अच्छे से किया, PN पांडे ग्रामर के लिए पढ़ी थी और मुहावरे और इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था एंड में। PYQs मैंने एक्सटेंसिवली किए थे, हिंदी का एक भी PYQ मुझे नहीं लगता है कि छूटा होगा। PYQs करिए और गद्यांश पद्यांश और जो पत्र लेखन आता है उसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। हिंदी की राइटिंग जो ख़ास तौर से इंग्लिश मीडियम के बच्चों तो उतनी अच्छी नहीं होती है, मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत ही ख़राब थी, तो उसे थोड़ा आप पहले से लिख के जाएंगे तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे। मैं ऐसे ही करती थी कि 1-2 आप टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट ज़रूर लगा के जाइए जिससे हिंदी कर सके। फिर GS1 में जो बुक लिस्ट है वो जो प्रीलिम्स में है वही मेंस में भी रहेगी। एंशिएंट और मेडिवल के लिए NCERT और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपकी स्पेक्ट्रम, फिर ज्योग्राफी के लिए NCERT और उसके अलावा सोसाइटी के लिए आप चैट जीपीटी ही यूज़ करिए। मैंने बहुत ज़्यादा सोसाइटी के कुछ नोट्स नहीं बनाए थे, जो भी क्वेश्चन होते थे वो ऑलमोस्ट करंट बेस्ड होते थे। तो सोसाइटी मैं करंट से जो न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं या फिर कुछ पॉइंटर्स होते हैं उससे मैंने कंप्लीट किया था। GS2 पॉलिटी, थोड़े से स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या रोल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या रोल है। इसमें आप लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे करके फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको बाद में वो हेल्प करता है। IR के लिए आप अपने नोट्स बनाइए। करंट अफेयर पूरा बेस्ड होता है। मेरी एक अलग से कॉपी थी IR की, उसमें मैंने हर कंट्री, जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या रिलेशंस है, क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्या उनके साथ पॉलिटिकल है, स्ट्रैटेजिक क्या है और इकोनॉमिक क्या है, उसका करके वो बनाया था। तो इंडिया US, इंडिया UK, इंडिया फ्रांस, इंडिया चाइना, ये वाला जो है इसको ऐसे करिए। GS3 में इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट के आते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चंस आप
एक सेट बना लीजिए, उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डुएबल होते हैं, वो आप जब प्रीलिम्स में इतना पढ़ लेते हैं तो बस एक वो आंसर राइटिंग की स्किल चाहिए है GS3 में, उससे आपका काफ़ी हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी पे होता है, साइबर सिक्योरिटी के भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे। उसमें मैंने जो मैगजीन्स है, एक विजन IAS का मेंस का कुछ मटेरियल था, मैंने वो रेफ़र किया था साइबर सिक्योरिटी के लिए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी वही रेफ़र किया था। इसके अलावा आपका GS4 है, GS4 में एथिक्स में एक आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, लेक्सिकन ये सब, इसमें आप हर थीम पे अपनी डेफिनेशन तैयार कर लीजिए और कीवर्ड्स पे बहुत ध्यान दीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल्स आप जितना एक्सटेंसिवली और जितना मल्टी डायमेंशनली यूज़ कर सकते हो, उसे 4-5 डायमेंशन में आप यूज़ कीजिए, कि एक माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल, एक आपका फिलोसफिकल एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्स से, एक मूवी से, इस टाइप के हर थीम के 4-4, 5-5 एग्जाम्पल। कुछ अच्छे सिविल सर्वेंट्स जो आप काम कर रहे हैं, कुछ केस स्टडीज़ जो आपने देखी हो बहुत अच्छा काम कर रही है, इस पे आप करेंगे तो आपका एथिक्स हो जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक DKT फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड द नॉलेज बेस। और थैंक यू मैं इसलिए भी कहना चाहूँगी क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं DKT की हेल्प लेते ही हैं, बिकॉज़ इसमें इतने सारे डाइवर्स UPSC के भी और PCS के भी टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं, जो हम लोग देख के ही अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं या देखते हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी में क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो थैंक यू सो मच।